हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीडीसी ट्यूटर में। जैसा कि आपको पता है, डी फार्मेसी का जो भी एग्जिट एग्जाम होने वाला है, उस एग्जिट एग्जाम में आने वाले लगभग हर एक सब्जेक्ट का हम अपने इस चैनल पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इससे पहले हमने सुटिक्स को टोटल 10 पार्ट में खत्म कर दिया था, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी सब्जेक्ट को टोटल 5 पार्ट में खत्म कर दिया था, और एग्जिट एग्जाम में अगला जो सब्जेक्ट है कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट, उसको हमने बोला था टोटल 5 पार्ट में खत्म करेंगे, और ये इसका लास्ट पार्ट है। इसके पहले जो भी आपके कम्युनिटी फार्मेसी के चारों पार्ट है उसको देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट एग्जिट एग्जाम की बनी है, वहां पे आपको वीडियो सारे मिल जाएंगे और वहां से आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा। तो देख लेते हैं भैया इस वाले क्वेश्चन में 20 कौन कौन से क्वेश्चन है। उससे पहले अगर हम बताऊं एग्जिट एग्जाम का जो सिलेबस है ना, तो पीसीआई के लेटेस्ट सर्कुलर के अकॉर्डिंग हमने रखा है कि एक पेपर होगा 3.5 घंटे का होगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, टोटल इंग्लिश लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन होने वाला है। सुटिक्स, कोलोजी, कोग्नोसी, केमिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, बायोकेम, हॉस्पिटल, क्लिनिकल, डीएसबीएम तो आपने पढ़ा नहीं है तो नहीं आएगा, उसके जगह कम्युनिटी या सोशल आ सकता है। तो सारा सब्जेक्ट का एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट वगैरह चेक कीजिएगा। और अगर आप एग्जिट एग्जाम की तैयारी के लिए एक प्रॉपर बुक चाहिए या फिर वीडियो लेक्चर चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक लगा दूंगा, सारे बुक वगैरह की भी लिंक लगा दूंगा, वहां पे आप जाके ऑर्डर कर सकते हो, मंगा सकते हो और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हो। इससे पहले के सारे पार्ट देख लीजिएगा, आज के वीडियो में पूरा बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना होने पाए। चलिए देख लेते हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के पार्ट नंबर 5 से आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है। पहला क्वेश्चन होने वाला है, क्या पूछा है फार्मेसी फर्स्ट अपीयर्ड एज एन इंडिपेंडेंट प्रोफेशन इन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। जो फार्मेसी है सबसे पहली बार एज ए इंडिपेंडेंट प्रोफेशन किस कंट्री में हमारा अपीयर्ड हुआ था? यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा यूरोप के अंदर फार्मेसी सबसे पहली बार एज अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशन यहाँ पे क्या हुआ था? अपीयर हुआ था। किसके एम्परर में? फेडरिक सेकेंड के राज में, है ना। फेडरिक सेकेंड रूलर थे, उन्हीं के राज में आपका 13th सेंचुरी के अंदर एज अ सेपरेट या एज अ इंडिपेंडेंट यहाँ पे प्रोफेशन की तरह उभर के आया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट। जी हाँ, प्रिस्क्रिप्शन के अंदर अलग अलग पार्ट होते हैं, इनस्क्रिप्शन, आरएक्स, सुपरस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे पूछा है प्रिस्क्रिप्शन का ऐसा कौन सा कंपोनेंट जो कि हमेशा जरूरी नहीं होता उसमें लिखना। देखिए, इनस्क्रिप्शन ये तो जरूरी होता है लिखना क्योंकि उसमें दवाओं का नाम, स्ट्रेंथ वगैरह रहता है। सबस्क्रिप्शन ये आपके फार्मासिस्ट के लिए डायरेक्शन रहता है। सुपरस्क्रिप्शन जैसे आरएक्स ये भी तो रहता है। ये सारी चीजें रहती हैं, लेकिन लास्ट है हमारा प्रिस्क्राइबर ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन या डीईए नंबर। प्रिस्क्राइबर का लाइसेंस नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसका ड्रग इन्फोर्समेंट नंबर नहीं होता। तो यही पूछा है ना, कौन सा जरूरी नहीं होता प्रिस्क्रिप्शन में लिखना, तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नॉट पूछा है तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर कि यहाँ पे डीईए नंबर हमारा जरूरी नहीं होगा। जबकि अलग अलग देख सकते हो, सुपरस्क्रिप्शन हो, सिग्नेचर हो, इनस्क्रिप्शन हो, सबस्क्रिप्शन हो, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन हो, डेट, नेम एंड सेक्स हो, ये सारी चीजें हमारे प्रिस्क्रिप्शन में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ प्रिस्क्रिप्शन से ये है, मीनिंग ऑफ आरएक्स इज। जी हाँ, आरएक्स का मतलब क्या होता है जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है? मतलब है डू नॉट टेक या टू टेक या आल्दो टेक या नेवर टेक। तो भैया यू टेक या टू टेक ही तो बोला जाता है, साइन ऑफ जुपिटर होता है ना। तो यहाँ पे आपका टू टेक मतलब होगा आरएक्स का। किसका डियर? आरएक्स का मतलब टू टेक होता है, जो कि प्रिस्क्रिप्शन में दवा लिखने से पहले इस सिंबल को लिखा जाता है, साइन ऑफ जुपिटर भी बोला जाता है। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड सिनिस्टर मीन्स। जी हाँ, जो लैटिन वर्ड सिनिस्टर है उसका मतलब क्या होता है? लेफ्ट होता है, राइट होता है, एवरी आवर, एट बेड टाइम। राइट आंसर होगा लेफ्ट। सिनिस्टर याद कर लीजिए, पूछा भी जाता है लैटिन वर्ड, लेफ्ट होगा। ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, लेफ्ट सिनिस्टर का लैटिन वर्ड का मतलब होता है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या होने वाला है, यहाँ पे देख ले। ईमेल, बॉडी लैंग्वेज, टच या फेशियल एक्सप्रेशन इज एग्जांपल ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जी हाँ, लिखित कम्युनिकेशन यहाँ पे क्या है? बॉडी लैंग्वेज ये तो लिखित है ही नहीं है। टच या फेशियल एक्सप्रेशन ये तो जेस्चर वाला है ना। तो लिखित यानी कि यहाँ पे रिटन कम्युनिकेशन आपका ईमेल के द्वारा हम कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपका रिटन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे ईमेल की बात कर ली जाए, है ना, तो ये आपका रिटन कम्युनिकेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? टेकिंग, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है? टेकिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन करेक्टली इज कॉल्ड व्हाट। जी हाँ, अगर प्रिस्क्रिप्शन में जो दवाएं लिखी गई हैं उनको सही तरीके से कोई पेशेंट पालन कर रहा है या दवा का पालन अच्छे से कर रहा है, दवा सही समय पे ले रहा है, तो उस वर्ड को, उस टर्म को क्या बोलेंगे? मेडिकल एडवर्सनेस,
या मेडिकल अडेरेंस या मेडिकल अवॉइडेंस या फिर मेडिकल अटेंटिवनेस। तो भैया दवा का पालन करना अच्छे तरीके से प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन का, वो आपका मेडिकेशन अडेरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, याद कर लीजिए, इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी राइट होगा, मेडिकेशन या मेडिकेशन अडेरेंस विल बी द राइट आंसर। जब हम प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकेशन को सही तरीके से पालन करते हैं, लेते हैं, तो उसे हम अडेरेंस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मेडिकेशन इज कॉमनली एब्रिवेटेड एज ओटीसी। हाँ जी, ओटीसी मेडिकेशन को हम क्या बोलते हैं, जेनरिक मेडिकेशन, चिल्ड्रन मेडिकेशन या ओवर द काउंटर मेडिकेशन या फिर प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन। तो भैया ओटीसी को हम बोलते हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन। क्यों, क्योंकि ये बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी मार्केट से ली जा सकती है ना। जैसे कॉमन कोल्ड हुआ, खांसी हुआ, बुखार हुआ, दर्द हुआ, इन सब की दवाएं बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी हम ले सकते हैं, उसे हम ओटीसी मेडिकेशन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कॉमन कोल्ड सिम्टम इंक्लूड। जी हाँ, कॉमन कोल्ड के सिम्टम में क्या होता है, जब जुकाम वगैरह होता है तो नाक बहता है, बिल्कुल बहता है, छींक आती है, कफ आता है, आता है, कंजेशन बंद नाक हो जाता है, बिल्कुल आल आते वक्त। तो यहाँ पे सारी चीजें हमारी सिम्टम होती है किसकी, कॉमन कोल्ड की। ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। ठीक है, जब आप बात करते हो कोल्ड की, देख सकते हो ना, नाक बहना, बंद नाक, जकड़न, छींक आना और आपका फीवर भी होता है, हेडेक भी होता है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू वी कॉल द सबस्टेंस दैट कैन स्टॉप वोमिटिंग। हाँ जी, ऐसे सबस्टेंस, ऐसे ड्रग जो कि उल्टी को रोकने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंटी हिमोलिटिक, एंटी एमेटिक, एंटीबायोटिक या एंटीसेप्टिक। तो भैया जाहिर सी बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन वो डायरेक्टली पूछे भी जाते हैं। एंटी एमेटिक बोलते हैं ऐसे सबस्टेंस जो उल्टी रोकने का काम करते हैं, उन्हें एंटी एमेटिक ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन Which act in USA established the pharmacist responsibility to ensure the drug therapy is as safe and effective as possible। जी हाँ, यूएसए के अंदर कौन सा एक्ट स्टेब्लिश किया गया था जो कि क्या बताता है, फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है और ये इंश्योर करता है कि जो ड्रग थेरेपी चल रही है पेशेंट की, वो सेफ है, इफेक्टिव है। ऐसा ड्रग या ऐसा एक्ट कौन था, ओबरा 19, क्यू ओरा 19, बजट रिकॉन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1919 या फिर ओमनीबस एक्ट 1990। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे याद कर लीजिए, ओबरा 19 यूएसए के अंदर एक ऐसा एक्ट था जो कि फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता था और इसका फुल फॉर्म है ओमनीबस बजट रिकॉन्सिलिएशन एक्ट 1919, ओबरा 19, जो कि आपके फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंश्योर करता है, स्टेब्लिश करता है, सेफ एंड इफेक्टिव थेरेपी को लागू करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन है हु वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड सेलिसिलिन इन विलो बार्क। जी हाँ, विलो बार्क के अंदर सेलिसिलिन को किस वैज्ञानिक ने या किस साइंटिस्ट ने यहाँ पे डेवलप किया, डिस्कवर्ड किया, फ्रेडरिक सर्टनर, गैलेन, जोनेस बचनर या जोनाथन रॉबर्ट। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा जोहानस बचनर जी ने आपका सेलिसिलिन को डिस्कवर किया, किसके अंदर, विलो बार्क के अंदर। ऑप्शन आपका सी राइट यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, किसने, आप देख सकते हो जोहानस बचनर जी ने, ठीक है, सेलिसिलिन को डिस्कवर किया। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द बेस्ट साइट ऑफ सेल्फ इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन। जी हाँ, इंसुलिन को सेल्फ इंजेक्ट करना है तो कौन कौन से बेस्ट साइट है बॉडी के अंदर, एब्डोमेन में या फिर लोअर आर्म्स में या फिर थाइज पे या फिर थाइज और एब्डोमेन में। तो राइट आंसर याद कर लीजिए, इससे पूछा जाता है अगर इंसुलिन को सेल्फ इंजेक्ट करना है तो थाइज और एब्डोमेन में आपका इंसुलिन को आपको इंजेक्ट करते हो, है ना, थाइज और एब्डोमेन एरिया। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या होने वाला है, टू फर्स्ट लाइन ड्रग यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग ससेप्टेबल टीबी इंक्लूड। जी हाँ, टीबी यानी कि आपका ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में दो फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट बता दीजिए। फर्स्ट लाइन एथियोनामाइड एंड इथम्ब्यूटॉल, रिफाब्यूटिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड या रिफाम्पिन या रिफापेंटिन एंड कार्बोमाइसिन। राइट आंसर होगा फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, है ना, देख लो ये होता है ना, आइसोनियाजिड, रिफाम्पिन, इथम्ब्यूटॉल, पायराजिनामाइड, ये सब फर्स्ट लाइन ड्रग है टीबी के ट्रीटमेंट में। किसमें, टीबी के ट्रीटमेंट में। अगला है इन जनरल पेशेंट आर रिक्वायर्ड टू टेक एटलीस्ट 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ या 7 मंथ ऑफ द एंटी टीबी ड्रग। जी हाँ, अगर किसी पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस है तो कम से कम कितने महीने उसको ट्रीटमेंट लेना होगा, कितने महीने दवा चलेगी, 6 महीने, एटलीस्ट कितने महीने डियर, यहाँ पे 6 महीने राइट आंसर होने वाला है एंटी टीबी ड्रग की अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, कम से कम 6 महीने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करें हम, विच विटामिन इज गिवन विद आइसोनियाजिड टू प्रिवेंट टिंगलिंग एंड नम्बनेस ऑफ हैंड एंड फीट। चलिए आंसर भी आ गया, ऐसा कौन सा विटामिन है जो कि हमारा दिया जाता है आइसोनियाजिड के साथ,
किस लिए? ताकि जो हाथ में सुन्न हो जाना, नंबनेस या हाथ कपकपी लगना जो होता है आइसोनियाजिड को देने के बाद, उसे रोकने के लिए हम विटामिन B6 देते हैं। क्या देते हैं? विटामिन B6 देते हैं। आपका टिंगलिंग और नमनेस वगैरह को रोकने का काम करता है आइसोनियाजिड के द्वारा जो होता है। ठीक है, चलिए, इन एड्स देयर इज डिप्लीशन इन, जी हाँ, एड्स में किस चीज की कमी हो जाती है, किस चीज का डिप्लीशन हो जाता है? रेटिकुलोसाइट का, ग्रेनुलोसाइट का, CD4 लिम्फोसाइट का अथवा मोनोसाइट का। तो याद कर लीजिए, एड्स के अंदर आपका CD4 लिम्फोसाइट में घटोतरी हो जाती है, उसका डिप्लीशन हो जाता है ना। अब देखो HIV जो होता है हमारा, जब होता है एड्स, तो आपका CD4 लिम्फोसाइट सेल को ही अटैक करता है इम्यून सिस्टम के। CD4 जो सेल होती है एक तरह से व्हाइट ब्लड सेल का टाइप होती है, जो कि मेजर रोल प्ले करती है इन्फेक्शन से बॉडी को बचाने में। तो आपका वही HIV इसी CD4 सेल को क्या करता है? नष्ट करने का काम करता है। तभी आपका इम्यून सिस्टम भी क्या होता है? कमजोर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ यू लैक अ प्रोटीन कॉल्ड अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन या AAT देयर इज अ रिस्क ऑफ। जी हाँ, अगर आपके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन AAT प्रोटीन का कमी है तो आपको किडनी डिजीज की समस्या हो सकती है, हार्ट डिजीज की समस्या, या CPOD बोले तो क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज की, या फिर ब्रेन डिसऑर्डर की समस्या हो सकती है। तो भैया आपको CPOD की समस्या देखने को मिल सकती है अगर आपके अंदर अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन की कमी है ना। तो आपके लंग्स वगैरह में दिक्कत हो सकती है, CPOD वाली समस्या हो सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इन जनरल विच फूड आर कंसीडर्ड टू बी हाई इन विटामिन K एंड शुड बी अवॉइडेड इन लार्ज अमाउंट व्हेन ऑन वारफेरिन डोज। जी हाँ, ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ हैं जो कि विटामिन K उसमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और उन्हें अवॉइड किया जाता है जब आप वारफेरिन डोज ले रहे हो, तो उनको कोशिश किया जाता है कि बहुत ज्यादा न खाया जाए। वो कौन से फ्रूट है? सिट्रस फ्रूट है, डेयरी प्रोडक्ट है, ब्रेड एंड क्रीसियल है, या फिर ग्रीनी लीफी वेजिटेबल यानी हरे पत्ते वाली सब्जी। तो राइट आंसर है हरे पत्ते वाली जो सब्जियां होती है ना, उनमें विटामिन K बहुत ज्यादा पाया जाता है, जो कि एंटीकोगुलेंट में काम करती हैं, है ना, कोगुलेशन में। तो आपका वारफेरिन के साथ उनको नहीं दिया जाता है ना, वारफेरिन के साथ उनको अवॉइड किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, फीवर का सिम्टम। फीवर का सिम्टम क्या होता है? जब बुखार आता है तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है बहुत ज्यादा ठंडी लगना, बहुत ज्यादा गर्माहट वगैरह होना, चेहरे पे लाल हो जाना होता है, हेडक होता है, पसीना आता है होता है, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सब तो सिम्टम है, ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बात की जा रही है? फीवर की बात की जा रही है ना, चिल्ड, फ्लश्ड फेस, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लास्ट आज का, एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन इन अ ड्रग स्टोर आर कॉल्ड। जी हाँ, अगर ड्रग स्टोर में कोई एक्सपायरी डेटेड ड्रग फॉर्मुलेशन है तो उस ड्रग फॉर्मुलेशन को क्या बोलेंगे? मिस ब्रांडेड ड्रग बोलेंगे, ऑब्सोलेट ड्रग बोलेंगे, स्पूरियस ड्रग बोलेंगे, स्क्रैप आइटम बोलेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे याद कर लीजिए, ऑब्सोलेट ड्रग बोलेंगे। जो एक्सपायरी ड्रग हो जाती है ना फॉर्मुलेशन ड्रग स्टोर के अंदर, उसे हम बोलेंगे ऑब्सोलेट ड्रग। क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेट ड्रग। ऐसे पूछा भी जाता है, मिस ब्रांडेड, स्पूरियस, ये सब, है ना। चलिए, ये थे टोटल आपके 20 क्वेश्चन जो कि कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के लास्ट पार्ट यानी पार्ट नंबर 5 से थे। ये 20 क्वेश्चन आई होपफुली आपको समझ में आए होंगे, इसके वैल्यू मिली होगी। अपने एग्जिट एग्जाम की जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और एग्जिट एग्जाम की बुक चाहिए, एग्जिट एग्जाम के लिए आपको कह सकते हो जो भी सिलेबस वगैरह हुआ या फिर जो भी आपका टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, सबकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन को विजिट कीजिएगा, वहां पे मिल जाएगी। वीडियो हेल्पफुल रही हो, कुछ सीखने को मिला हो तो औरों तक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, एग्जिट एग्जाम की टोटली यहाँ पे फ्री में आपको तैयारी मिल जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं किसी अगले सब्जेक्ट में। इससे पहले के सुटिक्स और हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी के सुटिक्स के 10 पार्ट, HACP के 5 पार्ट और कम्युनिटी फार्मेसी के इससे पहले के सारे पार्ट जाके देख लेना, तैयारी करते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।